Hello everyone. Today we will discuss topic new chapter, that is excretory product and their elimination. Dear students, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर क्लास 11th NCERT excretory product and their elimination. So now we'll start excretory product and their elimination. Excretory product and their elimination. Dear students, excretory product and their elimination, that is ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, जो बॉडी से वेस्टेज हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन, डियर स्टूडेंट्स, जनरल वे में आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट मतलब होता है बाहर करना, किसी भी चीज को बाहर करना, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब है। यहाँ पे एक्सक्रीशन का मतलब हम लोग ये जानेंगे कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक, डेट इज क्या हो सकते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। डेट इज क्या हो सकते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया यहाँ पे NH3 होता है, ठीक है ना, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, डेट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीशन में क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं यहाँ पे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक। ठीक, अमोनिया NH3, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अमोनिया होता है वो हाईली सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। तो अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो किसमें होगा? अमोनिया में होगा। सबसे कम टॉक्सिसिटी किसमें होगी? देन यूरिक एसिड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि द रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर मैक्सिमम H2O एंड मिनिमम फॉर यूरिक एसिड, यानी कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए अधिक मात्रा की वाटर की जरूरत पड़ती है, और वहीं पे यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कम वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर मैक्सिमम H2O, द removal of ammonia require maximum H2O and minimum for uric acid, and minimum for uric acid, तो यहाँ पे the removal of ammonia require maximum H2O and
मिनिमम फॉर यूरिक एसिड, यानी कि बॉडी से अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए अधिक मात्रा वाटर की जरूरत पड़ेगी और यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए कम मात्रा वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं अब कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन लीवर सेल। यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है? यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन लीवर सेल। यूरिया साइकिल बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा वाइवा वगैरह में। तो यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन लीवर सेल, जो क्या करता है? विच रिमूव टू वेस्ट, जो क्या करता है? विच रिमूव टू वेस्ट, या टू वेस्ट को बॉडी से बाहर करता है। डेट इज अमोनिया एंड CO2, डेट इज अमोनिया प्लस CO2। इसको क्या करता है? बॉडी से बाहर करता है, फ्रॉम बॉडी। ठीक है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से इसको क्या कर देता है? बॉडी से बाहर कर देता है। तो यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन लीवर सेल्स विच रिमूव टू वेस्ट अमोनिया प्लस CO2 फ्रॉम बॉडी। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहीं पे हम बात कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं कि जो अमोनिया होता है ये मैनी बोनी फिशेस, इक्वेटिक एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स एंड इक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो अमोनिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। ये जो अमोनिया होता है डेट इज कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैनी बोनी फिशेस, मैनी बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, बहुत सारे बोनी फिशेस में पाए जाते हैं। बोनी फिशेस, मैनी बोनी फिशेस में पाए जाते हैं। ठीक है, इक्वेटिक एम्फीबियन में पाए जाते हैं, इक्वेटिक एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स एंड इक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल एंड इक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स इट इज ओके क्लियर डेट। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया मैनी बोनी फिशेस में पाया जाता है, इक्वेटिक एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल एंड इक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटिक में इसलिए पाए जाते हैं, इसके पहले भी हमने बताया, क्योंकि इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इक्वेटिक में पाया जाता है सभी। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं यूरिया। यूरिया कहाँ पाया जाएगी उसकी भी हम बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो यूरिया होती है, यूरिया मैमल्स में पाई जाएगी। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में पाई जाएगी, मैराइन फिशेस में, सेमी इक्वेटिक रेप्टाइल्स में पाई जाएंगी जैसे कि एलिगेटर एंड टर्टल। ठीक है, तो कहाँ पाई जाएगी? मैमल्स में पाई जाएगी, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में पाए जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ यूरिया कहाँ किसमें किसमें पाए जाएंगे? मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में। ठीक है, मैराइन फिशेस में भी देख सकते हैं होते हैं, मैराइन फिशेस में भी होते हैं। ठीक है, मैराइन फिशेस में भी होते हैं। सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स दैट इज लाइक जैसे एलिगेटर एंड टर्टल, जैसे लाइक एलिगेटर एंड टर्टल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूरिया जो होती है किसमें एक्सक्रीशन होता है, किसमें पाई जाती है? मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में, मैराइन फिशेस में, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स लाइक जैसे एलिगेटर एंड टर्टल। ठीक, देन हम बात करते हैं यूरिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक, देन हम यहाँ पे यूरिक एसिड की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो यूरिक एसिड होते हैं ये रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स
एंड लैंड स्नेल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल्स में पाए जाएंगे, एंड इंसेक्ट एंड इंसेक्ट्स में पाए जाएंगे, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूरिक एसिड, रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं स्क्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। किस ऑर्गेनिज्म का क्या स्क्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, उसको यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्क्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक। देन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा स्क्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्लेम सेल। जैसे हम फ्लेम सेल की बात करते हैं, फ्लेम सेल्स किसमें पाई जाएगी डियर स्टूडेंट्स। जो फ्लेम सेल्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया, यहीं पे देख लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया। फ्लेम सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनिफ्रीडिया, किसके अंदर पाई जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाएगी। रोटीफर एंड सम एनालिड्स में पाई जाएगी, रोटीफर्स एंड सम एनालिड्स में पाए जाएंगे, ठीक है। रोटीफर्स एंड सम एनालिड्स में पाए जाएंगे। एंड सिफेलोकॉर्डेट दैट इज एम्फियोक्सस एंड सिफेलोकॉर्डेट्स कार्डेट दैट इज एम्फियोक्सस तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज स्क्रीटरी स्ट्रक्चर that is organism. Flame cells यानी प्रोटोनिफ्रीडिया are excretory structure of platyhelminthes, rotifers and some annelids and cephalochordate amphioxus, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं कोक्जल ग्लैंड की। आइए आगे बात करते हैं कोक्जल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, कोक्जल ग्लैंड किस में पाई जाएंगी, कोक्जल ग्लैंड जो होती है डेट इज एराकिना, ठीक है। एराकिना में पाए जाएंगे, ठीक है। कोक्जल ग्लैंड एराकिना में पाई जाएंगी, ठीक। जिसमें क्या आते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आते हैं। मतलब इसके अंदर कोक्जल ग्लैंड पाई जाएंगी, एराकिना, ठीक है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, ठीक है। स्क्रीटरी स्ट्रक्चर कोक्जल ग्लैंड, ऑर्गेनिज्म एराकिना, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं ग्रीन ग्लैंड की बात करते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स, ये स्टूडेंट्स जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक इसके अंदर पाए जाएंगे। ग्रीन ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं एंटीनी ग्लैंड, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं एंटीनी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनी ग्लैंड, जो कि क्रस्टेशियन के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर पाए जाएंगे, क्रस्टेशियन के अंदर पाए जाएंगे। तो ग्रीन ग्लैंड दैट इज एंटीनी ग्लैंड, ऑर्गेनिज्म क्रस्टेशियन के अंदर पाए जाएंगे। देन हम बात करते हैं मल्पीजियन जो होते हैं, मल्पीगियन टिब्यूल्स जिनको हम लोग कहते हैं, टिब्यूल्स, मल्पीगियन टिब्यूल्स डियर स्टूडेंट्स, यह इंसेक्ट के अंदर पाए जाएंगे, यह इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाएंगे। और ये दोनों किस फाइलम के हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड दैट इज एंटीनी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन क्रस्टेशियन, ठीक है।
मल्फिगेट ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। स्क्रीटरी स्ट्रक्चर्स ये उनके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक। इंसेक्ट के अंदर ये दोनों क्रस्टेशियन और इंसेक्ट जो होते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं किडनी की बात करते हैं। किडनी, ठीक है। किडनी 3 प्रकार की होती है। देन हम बात करते हैं किडनी। डियर स्टूडेंट्स, किडनी 3 प्रकार की होती है। प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। एंड मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक। प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। ये प्रोनेफ्रिक किडनी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ए फ्रॉग एंड टैडपोल में, मतलब फ्रॉग टैडपोल में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? फ्रॉग टैडपोल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। फ्रॉग और टैडपोल के अंदर, यानी टैडपोल फ्रॉग एक ही होते हैं, टैडपोल इसका लार्वा होता है, ठीक है, उसके अंदर पाए जाएंगे। यहीं पे जो मेजोनेफ्रिक किडनी होती है डेट इज एनामनियोट्स के अंदर पाए जाएंगे, फिशेस और एम्फीबिया, यानी कि एनामनियोट्स मतलब होता है फिशेस एंड एम्फीबिया, फिशेस एंड एम्फीबियंस के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। फिशेस एंड एम्फीबिया के अंदर पाए जाएंगे। देन यहीं पे हम बात करते हैं मेटानेफ्रिक किडनी डेट इज प्रेजेंट इन मैमल, ठीक है, एबीज एंड मैमल, जो कि कहाँ पाए जाएंगे? एबीज और मैमल्स के अंदर पाए जाएंगे, एबीज एंड मैमल्स के अंदर पाए जाएंगे। एबीज एंड मैमल्स के अंदर पाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, किडनी डेट इज प्रोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग एंड टाइडपोल। मेजोनेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट इन एनामनियोट्स, फिशेस एंड एम्फीबियन। देन मेटानेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट इन एबीज एंड मैमल्स, ठीक है। देन यहाँ पे हम आगे बात करते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। डियर स्टूडेंट्स, जो नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया किसमें पाए जाते हैं? एनिलीडा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। एनिलीडा के अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक। नेफ्रीडिया डेट इज स्क्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीडा। देन हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर ऑर्गन, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्स ऑर्गन, जिनको हम लोग बोलते हैं कीवर्स ऑर्गन, आर ऑर्गेनिज्म, मतलब आर प्रेजेंट इन आर स्क्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन मोलस्का। मोलस्का के अंदर पाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन एनिलीडा, ऑर्गन ऑफ बोजानस, कीवर्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मोलस्का। देन हम आगे बात करते हैं नेजल ग्लैंड की। नेजल ग्लैंड की बात करते हैं। नेजल ग्लैंड जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेजल ग्लैंड में क्या होता है? इस कंडीशन में, इस प्रोसेस में, फॉर एक्सेस साल्ट सिक्रीशन इन सी गुल्स, ठीक है, आप कह सकते हैं फॉर एक्सेस साल्ट सिक्रीशन इन सी गुल्स, ठीक है। यानी कि नेजल ग्लैंड में फॉर एक्सेस साल्ट सिक्रीशन इन सी गुल्स, ठीक है, फॉर एक्सेस साल्ट सिक्रीशन इन सी गुल्स, ठीक। देन हम बात करते हैं अब आगे
सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन पे अब बात करते हैं। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम में हम लोग किडनी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की जो ओरिजिन होती है डेट इज मेसोडर्मल। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? इसकी ओरिजिन जो होती है मेसोडर्मल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिक से लेके थोड़ा बात करते हैं। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। देन हम यहाँ पे अब किडनी की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किडनी। डियर स्टूडेंट, जो किडनी होती है इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, ठीक। एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे कॉर्टेक्स वाले पार्ट की। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या क्या पाया जाएगा? किडनी के अंदर जो पाया जाते हैं स्ट्रक्चर इसका, तो कॉर्टेक्स एक पार्ट होगा, एक पार्ट होगा इसका मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या क्या पाया जाएगा? यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आएंगे, कार्पस सेल्स। मल्फिगियन कार्पस सेल से बोलिए, ट्यूब्यूल्स बोलिए, एक ही बात होती है। मल्फिगियन कार्पस सेल्स, पीसीटी, डीसीटी तीनों आएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे? मल्फिजियन कार्प सेल्स, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है ना। ये आएंगे मल्फिगियन कार्प सेल्स, पीसीटी एंड डीसीटी आएंगे। देन हम आगे बात करते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर क्या पाए जाएंगे? लूप ऑफ हेनले पाए जाएंगे एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यानी कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रिनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, थ्रू पेल्विक रिनल ट्यूब्यूल्स कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रिनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, थ्रू मेडुलरी पिरामिड। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू, कन्वर्ज एंड ओपन इनटू, कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस थ्रू रिनल पेल्विस एंड थ्रू मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, ठीक। तो दैट इज किडनी, टू पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में मल्फिगियन कार्प सेल, पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो कि कंजर्व एंड ओपन इनटू रिनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो किडनी होती है उसकी हाइट क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, सबकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ईच किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ पे किडनी डाल दीजिए, तो आप कह सकते हैं ईच किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्रत्येक किडनी की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक। तो ईच किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ।
Each kidney 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter in thickness, ठीक है, with an average weight of 120, with an average weight of 120 to 170 ग्राम, 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है, ठीक है ना। कितने ग्राम का होता है इसका वेट, प्रत्येक किडनी कितने ग्राम की होती है, 120 से 170 ग्राम की होती है। तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी एवरेज वेट की बात करते हैं तो 120 to 170 ग्राम्स होती है, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, राइट किडनी इज slightly, right kidney is slightly lower than left kidney, lower than left kidney, right kidney is slightly lower than left kidney, right kidney is slightly lower than left kidney, यानी कि राइट किडनी थोड़ा सा बड़ी होती है, ठीक है, देन लेफ्ट किडनी, ठीक है। एज इट लाइज बिलो द लीवर, एज इट लाइज बिलो द लीवर, जो कहाँ पाई जाएगी, लीवर के नीचे पाई जाएगी, ठीक है ना। जो कि मतलब कि जो कि एज इट लाइज बिलो द लीवर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं नेफ्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे, नेफ्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन होते हैं डेट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, that is structural and functional unit of kidney, that is structural and functional unit of kidney, यानी कि 1.2 millions नेफ्रॉन in each kidney, ठीक है। आप कह सकते हैं 1.2 millions नेफ्रॉन, 1.2 millions नेफ्रॉन in each kidney, ठीक है, in each किडनी, प्रत्येक किडनी के अंदर प्रत्येक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एम्बेडेड इन मेडुला, आइए हम लोग आगे बात करते हैं द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एम्बेडेड इन मेडुला, the parts of cortex embedded in medulla, the part of cortex embedded in medulla are known as renal column of Bartni, are known as renal column of Bartni, are known as renal column of Bartni, जहाँ पे मतलब the part of cortex embedded in medulla, the part of cortex embedded in medulla are known as renal column of Bartni, are known as renal column of Bartni, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे जो टाइप ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, डियर स्टूडेंट्स, जो टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं
कार्टिकल नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक। यहाँ पे जो कार्टिकल वाला होता है ये स्मॉल पोर्शन होता है, यानी कि स्मॉल होता है, यानी कि 85% इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, डेट इज 85% इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल डेट इज स्मॉल 85% इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। देन यहीं पे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, डेट इज लार्ज, डेट इज लार्ज, डेट इज 15%, डेट इज 15%, वासा रेक्टा प्रेजेंट एंड यू शेप्ड, इसके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट डेट इज यू शेप्ड, जो कि किस शेप्ड के होते हैं, जो कि यू शेप्ड के होते हैं। तो कार्टिकल नेफ्रॉन्स के स्मॉल 85%, वासा रेक्टा एब्सेंट, यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी लार्ज होता है 15%, ठीक है, वासा रेक्टा प्रेजेंट डेट इज यू शेप्ड, डेट इज यू शेप्ड। देन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर मल्पीगियन कार्पस सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स एंड बाउमैन कैप्सूल्स लाइंड बाय लेयर ऑफ पोडोसाइट्स एंड ग्लोमेरुलस, ठीक। तो आइए हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। देखते हैं कि यहाँ पे मल्पीगियन कार्पस सेल्स, मल्पीगियन कार्पस सेल्स consisting of glomerular capsule, consisting of consisting of glomerular capsules, that is Bowman capsules, lined by layer of podocyte, जो कि lined by layer of podocytes, lined by layer of podocytes and glomerulus ठीक है, एंड ग्लोमेरुलस लाइंड बाय लेयर ऑफ पोडोसाइट्स एंड ग्लोमेरुलस, ठीक। देन हम बात करते हैं एफरेंट आर्टियोल की। एफरेंट आर्टियोल्स कैरीज ब्लड टुवर्ड ग्लोमेरुलस, efferent arteriole carries blood toward glomerulus and efferent arteriole, glomerulus and efferent arteriole collect blood from it, जो कि क्या करता है, collect blood from it, collect blood from it तो efferent arteriole carries blood toward glomerulus and efferent arteriole collect blood from it, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डायमीटर ऑफ efferent arteriole is greater than efferent arteriole, diameter of
diameter of afferent arteriole, diameter of afferent arteriole is greater than efferent arteriole, is greater than efferent arteriole, is greater than efferent arteriole is greater than efferent arteriole. So pressure is created for ultrafiltration. So pressure is created for ultrafiltration. So pressure is created. So pressure is created for ultrafiltration. For ultrafiltration. So pressure is created. So pressure is created for ultrafiltration. ठीक. देन हम बात करते हैं कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. मतलब पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी फिल्टर करती है. यानी कि किडनी पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है. ठीक. तो आइए बात करते हैं 1100 to 1200 ml. 1100-1200 ml of blood is filtered. Blood is filtered. 1100 से 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. By kidney पर मिनट. बाई किडनी पर मिनट. ठीक है ना. बाई किडनी पर मिनट. ठीक. डेट इज यानी कि आप कह सकते हैं कि रफली जो होता है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाई इज वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इन ए मिनट. डेट इज कार्डियक आउटपुट. ठीक है. तो आप कह सकते हैं रफली. जैसे आइए बात करते हैं रफली. यानी कि रफली जो होते हैं 1/5 ऑफ द ब्लड. 1/5 ऑफ द ब्लड. 1/5 ऑफ द ब्लड pumped out by blood. Pumped out by each ventricle of heart. Each ventricle of heart. Each ventricle of heart in a minute is equal to cardiac output. In a minute is equal to, that is cardiac output. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट. एक बार फिर से देख लेते हैं इसको. यहां पे हमने बात किया कि डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्टियोल. इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर अधिक होता है. सो प्रेशर इज क्रिएटेड फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इसलिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट होता है. 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. मतलब एक पर मिनट किडनी 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है. रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इन ए मिनट. दैट इज कार्डियक आउटपुट. इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. यहीं से निकल आता है. ठीक है. देन आगे बात करते हैं ये स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन मल्पीगियन कार्पसेल्स. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन
अल्ट्रा filtration occurs in Malpighian कार्पस सेल्स, मल्पीगियन कार्पस सेल्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज जीएचपी, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज जीएचपी is due to afferent arteriole, is due to afferent arteriole के थ्रू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज जीएचपी इज ड्यू टू एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज बीसीओपी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, किसके थ्रू क्रिएट होता है, इज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, किसके थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपी जनरेट होते हैं, इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं कि जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं, जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं, जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं दैट इज, जिसको हम लोग बोलते हैं CHP इज ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड, इज ड्यू टू, यानी कि CHP इज ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड के थ्रू क्रिएट होते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP इज ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड। देन हम बात करते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू GHP माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं GHP माइनस BCOP, ठीक है, BCOP प्लस CHP, BCOP प्लस CHP, यहाँ पे दैट इज GHP, जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, यहाँ पे GHP इक्वल टू 16 mmHg, 16 mmHg, ये कितने mmHg का होता है, 16 mmHg का, और यहीं पे BCOP जो होता है दैट इज 32 mmHg का होता है, और यहीं पे CHP 18 mmHg का होता है, 18
mmHg का होता है, सबका टोटल जो निकल के आता है डेट इज 10 mmHg, 10 mmHg निकल के आता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। GHP 60 mmHg का होता है, BCOP 32 mmHg का होता है, CHP 18 mmHg का होता है। देन 10 जो निकल के आता है EFP जो होता है 10 mmHg निकल के आता है। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं GFR। GFR, इसी को हम लोग कहते हैं GFR। ठीक है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, और 180 लीटर पर डे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे GFR। ठीक है, देन फिल्टर होता है। देन हम बात करते हैं आगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपान में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपान में रेनाल प्लाज्मा फ्लो और अपान में रेनाल प्लाज्मा फ्लो, रेनाल प्लाज्मा फ्लो। यहाँ पे अभी हमने बताया कि GFR जो निकल के आया था डेट इज 125, कितना निकल के आया था? 125 अपान में रेनाल प्लाज्मा फ्लो जो होता है 700 होता है। तो दोनों का जब कैलकुलेशन करोगे तो 0.17 निकल के आएगा, डेट इज आंसर। ठीक है, तो डेट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन FF। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रेनाल प्लाज्मा फ्लो इक्वल टू यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 अपॉन में रेनाल प्लाज्मा फ्लो 700 इक्वल टू 0.17। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने बात किया एक्रीशन की बात किया, एक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात किया, किडनी की बात किया, किडनी के फंक्शंस की बात किया, नेफ्रॉन की बात किया, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स की बात किया। देन आज के इस चैप्टर में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए। ओके।